Hello everyone, today I am gonna start welcome to my channel, and today I am gonna start the chemical reaction and equations chapter. So stick with me. In this chapter you will be able to know about all about the chemical reactions, what is the chemical equation, how you will be able to balance the chemical equation, and so many things. All the chapter in just 15 minutes I will just make a view of all this chapter, and for revision point of view this chapter is very important. So please keep watching it. Okay, let's start the chapter. So what is a chemical reaction? You might have known so many things कि chemical reactions क्या होता है. The breaking and making of bonds between different atoms to produce new substances is called a chemical reaction. तो chemical reactions क्या होता है? कोई भी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो सारे स्टेबल होना चाहते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न दे वांट टू रिएक्ट विथ ईच अदर. वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीट करना चाहता है, और दैट इज़ द रीज़न दे वांट टू रिएक्ट. अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रोकन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या कोवैलेंट कंपाउंड वो बनाता है. शेयरिंग या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कम्बिनेशन करता है और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है. अब हमारे चेंजेस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक तो फिजिकल चेंजेस है और एक केमिकल चेंजेस है. फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में हमारे क्या डिफरेंसेस है? फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी होता है, यानी वो परमानेंट नहीं होता है, और वापस हम इस चेंज को रिवर्स बैक करके हम ओरिजिनल सब्सटेंस को पा सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है. एक बार जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई, तो अब केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वापस नहीं हो सकते वैसे. ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्योंकि वाटर से वाटर वेपर का बनना, ये सब फिजिकल चेंजेस है. अब रस्ट का होना, आयरन में रस्ट का होना, ये सारे हमारे केमिकल चेंजेस हैं. अब क्या है, चेंज कैन बी रिवर्स्ड इन द सिंपल फिजिकल मेथड से वो रिवर्स बैक हो सकता है फिजिकल चेंज, लेकिन ये सिंपल फिजिकल मेथड से रिवर्स बैक नहीं होगा केमिकल चेंज. और एनर्जी मे नॉट और मे बी रिलीज्ड इन दिस फिजिकल चेंजेस, और इसमें हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल चेंजेस में. ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल चैप्टर. तो कोई भी चेंज जो कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व करता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जिस भी प्रोसेस में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब केमिकल रिएक्शन तो हमने जान लिया. अब केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको, हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है ना केमिस्ट्री में. जैसे मैग्नीशियम, ये तो वर्ड में हमने लिख दिया, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन दैट इज़ अ वर्ड इक्वेशन. तो जब हम इसे केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तब ये हमारा एक बनाएगा केमिकल इक्वेशन. तो जब भी केमिकल रिएक्शन हैपन होता है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम फार्मूला से डिनोट करते हैं, और वो सेपरेटेड क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक एरो से, तो उस पूरे चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में होता है एलिमेंट्स जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं. जो रिएक्ट करने के बाद एरो के राइट हैंड साइड में बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं. तो हमेशा जब भी रिएक्शन होगा तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग. 2 रिएक्टेंट्स का होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट का उसके कंसिक्वेंस के बाद जब केमिकल चेंज होगा तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन. अगर आपको याद भी ना हो ना डेफिनेशन, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला और अपने से फॉर्मुलेट कर सकते हो उसकी डेफिनेशन. अब केमिकल इक्वेशन Mg+O2 MgO, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. अब बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं? ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम
कोई भी अलजेब्रा में क्या करते हैं, इस साइड और इस साइड LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में भी सेम ही है कि हमारा LHS और RHS सेम होना चाहिए। बट क्या सेम होना चाहिए, हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल और राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स दोनों के नंबर्स अगर सेम हो गए, देन दैट इक्वेशन विल बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स लर्न द कैसे हम ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अभी मैंने बोला ना LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे। Mg+O2 रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हमने LHS और RHS में राइट डाउन कर लेना है, मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है और उसका 1, ठीक है। दैट आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन द नोटबुक, दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी ईजली। अब क्या है, Mg+O2 MgO। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को सोचते हैं, तो सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी को हम लोग ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें MgO दिखाई दे रहा। अब MgO में क्या था ना, अब MgO क्या है जो अनबैलेंस्ड है, सी MgO का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट्स है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा देना है। तो यहाँ पे 2Mg और 2O हो गया। अब क्योंकि Mg हमारा इस साइड 1 है, तो इधर 2Mg हम लगा देंगे, तब वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। सी द फॉर्मूला, द फाइनल वन। सो इन दिस वे द इक्वेशन इज ऑल बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। जस्ट डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर मोर केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। अब ये क्या है, Fe+H2O, Fe3O4 बना दिया और H2। आपको मैंने बताया जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि हम जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसको देख करके हम इसको बैलेंस करने की सोचेंगे। इसके और इसके आगे हम लोग कोएफिशिएंट ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3Fe है तो हमने यहाँ पे 3Fe ऐड कर देना है। अब 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था ना, लेकिन H2 कितना है, 2 है, और यहाँ पे हमने 4 ऐड किया, तो 4 2 = 8, तो यहाँ पे 4 हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे कोएफिशिएंट। Just try to make it understand, then only you will be able to learn it. इस तरह से ये इसने भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है। 3Fe इधर लगा दिया, 4H2O यहाँ लगा दिया। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, सारे जितने भी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है सबका नंबर सेम होगा। दैट यू विल नो एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू ओनली अब आप नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। अब इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस क्या होते हैं। अब इंफॉर्मेटिव इक्वेशन जैसे उनका फिजिकल स्टेट को ये सारे सिंबल से हम डिनोट करते हैं। जैसे ही आप बहुत केमिकल इक्वेशंस को राइट डाउन करोगे तो आप ये सारे सिंबल से गो थ्रू हो जाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल थिंग। अब जैसे हमारा Fe है, उसने H2O से रिएक्ट करा, Fe3O4 और H2, क्योंकि H2 गैस है तो ये अपवर्ड एरो से हम डिनोट करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग, ये जो हाई प्रेशर पे ये दोनों रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट करके CH3OH बनाता है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 देना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्ट करके फिर मिथाइल अल्कोहल बना देगा। और ये कैसा होता है, लिक्विड, तो लिक्विड से डिनोट करा। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल को एरो के ऊपर ही हम लोग डिनोट कर देते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हीट जो ट्रायंगल के रूप में हम लोग ऐड करते हैं। तो ये सारे, अब क्या है, CO2 एक्वस है, ये लिक्विड है, एक्वस लिक्विड। तो ये सारे जनरल फिजिकल मतलब चीज़ें हैं जो हम केमिकल इक्वेशन में ये सब रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तो बहुत सारे, जैसे जैसे हमारा कोई भी केमिकल इक्वेशन बनता है, जब भी 1 या 2 मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट करता है, तब उस तरह के
हर जगह तो केमिकल रिएक्शन से ही भरा पड़ा है हमारा पूरा सोसाइटी, हमारी वर्ल्ड। तो हम उसी रिएक्शन को कैटेगराइज करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में केमिकल इक्वेशंस को बांटा है। पहला है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, दैट यू विल गेट लर्न बाई सिंपल एग्जाम्पल। आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, बिकॉज साइंस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। इसे हर बार रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बार बार मेमोराइज नहीं करना, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस, प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग से आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। और क्विकली रिवाइज़ करो, एटलीस्ट वीकली वंस आप रिवाइज़ करो। सबसे पहले हमारा कौन सा रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। जब 2 और 3 एलिमेंट्स मिलके कंबाइन करके एक फॉर्मेशन बना देगा केमिकल कंपाउंड का, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके लिए क्या क्या, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन, हर चीज़ जो जलता है उसमें तो कार्बन होता ही है, कंबशन में भी आपने पढ़ा है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न करा, तो ये टू रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। सो मेक इट इन योर माइंड, डोंट रिमेंबर इट। कम्बिनेशन जैसा कि मतलब है 2 चीज़ें आपस में आके मिलेंगी, तब जाके 1 सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो वो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जस्ट गेट इट थ्रू वेरी ईजियर एग्जाम्पल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा, तो इसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O से रिएक्ट करा, तो CaOH होल टू स्लेक्लाइम बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या 2 चीज़ें होनी चाहिए? रिएक्टेंट्स 2 होना चाहिए, या 2 या 3 रिएक्टेंट्स आपस में मिक्स होके एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तब वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल। डिकम्पोजिशन जस्ट उसका रिवर्स। जब एक बड़ा सा कंपाउंड, या तो अब हीट 3 तरह से वो डिकम्पोज कर सकता है। जब कोई भी बड़ा कंपाउंड हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 चीज़ों के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन करके 2 या 2 से मोर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज यानी जो उसे ब्रेक डाउन, एक बड़ा सा एलिमेंट ब्रेक डाउन करेगा। वो 3 तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता है, या तो वो थर्मल हो, या थर्मल यानी हीट देकर, या इलेक्ट्रिकल हो, या फिर फोटो। हम लोग लाइट के प्रेजेंस में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। तो फिर वैसे ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डिकम्पोज करके हीट में कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। अब हमारा लीड नाइट्रेट PbNO3, ये भी हीट के प्रेजेंस में PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बस आपको 2-3 टाइम्स ये सारे रिएक्शंस को राइट डाउन करना है, तब आपको समझ आ जाएगी यहाँ कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अभी तो मैंने बताया कि हीट से डिकम्पोज करेगा। नेक्स्ट है फोटोलिटिक कंपोजिशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज करेगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर को अलग कर देता है और क्लोरीन को अलग, मतलब 2 ब्रोकन AgCl 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो ये डिकम्पोज हो करके Ag और Cl अलग अलग निकालेगी, ये भी Ag प्लस Br बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O वो आयंस के फॉर्म में बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस O2,
तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हमारा डिकम्पोज हो गया वाटर इन 2 मॉलिक्यूल। तो जहाँ भी डिकम्पोजिशन होगा एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल में डिकम्पोज कर जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जहाँ पे ब्रेक डाउन हो वो हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ पे समेशन हो 2 मिल कर के एक बिग मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम बोल रहा है, इसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो लेस रिएक्टिव को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं और इन्हें बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बस इसका एग्जाम्पल देखो कितना सिंपल है। Fe जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा, अपनी जगह उस पर बैठ जाएगा और कॉपर हट गया। जिंक भी इसे रिप्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर हट गया, जिंक SO4 जिंक सल्फेट बना दिया। रिएक्शंस आपको थोड़ा थोड़ा याद करना होगा, देन ओनली यू विल गेट टू नो कौन से रिएक्शन कौन से केमिकल इक्वेशन का टाइप्स में हमें कौन सा रिएक्शन लिखना है। बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर simple things with the definition itself. You have to remember डिकम्पोजिशन है उसका मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 आयन ग्रुप है ना, तो इसमें सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और बेरियम सोडियम को, यानी यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है। जो हमारे एबव वाले में सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है आयन, और तब जाके ये सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना दिया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर दिया, एक्सचेंज हो गया, यहाँ ये और यहाँ ये आ गया। तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल थिंग। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का लगना। तो जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा ऐड हो गया कॉपर में, तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, और इसका जस्ट उल्टा, यानी जिसमें हम ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। देखो यहाँ कॉपर इससे अटैच था, कॉपर यहाँ निकल गया, कॉपर निकल गया और ऑक्सीजन उससे निकल गया, यानी इधर फॉर्म हो गया। तो इस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन। या फिर एक और एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगा या हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब रीडॉक्स मतलब रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है उसे बोलेंगे रीडॉक्स रिएक्शन। टेक एन एग्जाम्पल, सारे के सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे H2 से कंबाइन कर रहा है, तो सबसे पहले जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है वो हो जाता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, और जहाँ से ऑक्सीजन हटता है वो भी होता है रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन को हटा दिया है, कॉपर हो गया, तो इट मीन्स इट इज़ अ रिडक्शन। अब हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सेम फंडा इसमें भी है। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका छोटा सा अवशेष बच जाए। प्रिसिपिटेट हमारे सेडिमेंटेशन वगैरह में हमने क्या करा था, टेस्ट ट्यूब में वो प्रिसिपिटेट नहीं बच जाते, तो वैसे ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि वाटर में थोड़ा इनसॉल्युबल सा प्रिसिपिटेट बच जाता है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो इसमें हमारा प्रिसिपिटेट देता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब होता है
हीट, तो वैसे रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा एग्जाम्पल हो गया, जितने भी कंबस्टिबल गैसेस हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके बहुत सारा एनर्जी और हीट देता है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हमारा नेचुरल गैस जो कि बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 H2O प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का इवोल्यूशन करता है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमारा रेस्पिरेशन इज़ अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन में, वो भी एक एक्सोथर्मिक है। तभी तो जो हम लोग खाते हैं ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेकडाउन होकर, तब ये इसी एनर्जी से वी विल हैव द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। अब इंडो का मतलब होता है जिसमें हम अंदर डालें, और थर्मिक मतलब हीट, तो वैसे रिएक्शन जिसे में हम प्रोसेस करने के लिए हमें हीट डालना पड़ता है। एक्सो में हीट बाहर निकलता था आफ्टर रिएक्शन, लेकिन इसमें हम अंदर हीट डालते हैं, तब जाके वो प्रोसेस होता है। जैसे FeSO4 उसको हीट करेंगे, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसमें हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है FeSO4, जिसकी वजह से डेट इज़ गोना ब्रेक डाउन इनटू दीज 3 सिंपल मॉलिक्यूल्स। रैंसिडिटी क्या है? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी हमें जो फूड को बाहर रख देते हैं तो माइक्रोब्स वगैरह से वो जो स्मेल आ जाता है फैट की वजह से, उसमें ऑयल होते हैं, फैट होते हैं फूड में, तो वो जो स्मेल और उससे थोड़ा चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है उस फूड में, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? या तो रेफ्रिजरेटर में रख दो, या एयर टाइट कंटेनर में रख दो, एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल दो, और कीपिंग फूड मटेरियल को डायरेक्ट अगर हवा के कांटेक्ट में रखेंगे तो वो फूड मटेरियल्स को ख़राब कर देता है और रैंसिडिटी कर देता है। नेक्स्ट, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? द फिनोमेना इन विच कोई भी मेटल स्लोली ईटन अवे बाई रिएक्शन ऑफ एयर। जब भी किसी चीज़ को, जैसे कोई भी मेटल को हम एक्सपोज कर देते एयर में, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर है, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उससे वो कोरोड होने लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, इसे बचाने के लिए ब्लैक कोटिंग लगाते हैं सिल्वर पे, कोटिंग सिल्वर ब्लैक हो जाता है, कॉपर हमारा ग्रीन सा हो जाता है, ये सब क्योंकि कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो कोरोजन, और इसे हम लोग अगर पेंट अप्लाई करें और या फिर ऑक्सीजन का मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचाएं, तब हम उसे रस्टिंग से बचा लेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ आर वेरी सिंपल। इस तरह से दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब रस्टिंग को कैसे बचाया सकता है? जैसे हम किसी भी आयरन मेटल में हमेशा हम पेंट की कोटिंग लगा दें, और पेंट क्या करता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर से इसका कांटेक्ट को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा आयरन जो होता है वो स्पॉइल्ड नहीं होता है। और अगर एक्सपोज्ड इन एयर है आयरन, कॉपर, सिल्वर, जितने भी मेटल्स, तो वो थोड़े थोड़े उसमें कुछ की कोटिंग्स डिफरेंट केमिकल से वो मैच हो करके, मिक्स करके डिफरेंट कोटिंग बना देती है, जिसकी वजह से वो हमारा स्पॉइल होता है और डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है, बिल्कुल नया जैसा नहीं लगता है। तो गाइज, दीज आर ऑल दिस रिएक्शन आई हैव कवर्ड इन जस्ट 15 मिनट्स, सो प्लीज़ डू रिवाइज, क्विकली रिवाइज, डायग्राम, लेबल्स, केमिकल इक्वेशन, सबकी आप चीट शीट्स बना लो, और चीट शीट बना के सारे रिएक्शंस को आप गो थ्रू करो, एटलीस्ट वीकली वंस आप एक बार देख लोगे तो कोई भी रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन और सारे रिएक्शन टाइप्स का मैं सिंपल शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड
दिस इज़ द वे आप साइंस को रिवाइज मेमोराइज और प्रैक्टिस करो, यू विल डेफिनेटली गेट मोर देन 90+. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.